हमारे बीच में मेरठ से आई हैं तुषा शर्मा। एक शायर कहीं लिखता है कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। मोहब्बत भी अजब शय है, वो जब परदेश में रोए तो फौरन हाथ की एक आध चूड़ी टूट जाती है। प्रेम में जो एक एहसास है, जो सलाहियत है, वो हर उस कवि के पास है जिसके पास हृदय का संसार है। मैं ऐसे ही हृदय के संसार, बड़ा संसार रखने वाली कवित्री तुषा शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूं। उनके मीठे प्रेम गीतों को सुनकर आप सब आह्लादित हों। जोरदार तालियां बजाकर तुषा। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करना चाहती हूँ, सुनिएगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाए। और अभी आपने 82 वर्ष के युवा को सुना। आप देखिए कैसी कविताएं लिखते हैं साहब, लगते हैं क्या वो 82 वर्ष के हैं? जरा उनके सम्मान में ताली बजाकर बताइए वो कैसे लगते हैं। चेसिस देखिए साहब। जब मैं आई तो कह रहे तुषा, लॉकडाउन के बाद आज मैं बहुत दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर लग रही हो। अब आप देखिए साहब कैसी कैसी कविताएं, कैसी कैसी घंटी बजाते हैं, और कैसे कैसे कवियों को, अक्सर ये ऐसे ही कवित्रियों को कहते हैं। मेरा मन हुआ कि मैं सामूहिक जवाब दूंगी। अगर आप जवाब सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। मफतलाल जी, अगर आपके घर की, परिवार की महिला कैसे जवाब दे सकती है, सुनिएगा। दद्दा की चेसिस देखिए, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है। साहब जो दद्दा पूछ रहे हैं ये तुमको कैसे पता है? दिखाई नहीं दे रहा क्या मुझे? मेरी आंखें बहुत बढ़िया तेज हैं, मैं सब कुछ देख लेती हूँ। देखो ऐसा है तुषा, सुनो, दद्दा ये कह रहे हैं कि हमें वहां बैठा के हमारे साथ न्याय नहीं होगा। अब तुषा जब पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ बैठाओ, तब मजा आएगा। आप लोग कहें तो दद्दा को इधर बुला दूं। देखिए साहब कितना ड्रामा करते हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं। आजा आजा आजा। हाँ दद्दू, हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं पहले तो तुम कहना चाह रही थी, तुम हाँ, क्या मैं तो कह रही कह है रही यही हूँ। पता नहीं है मुझे। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। दद्दू कह रहे थे कि भाई बड़ी सुंदर लगती हो, और मैं उनकी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ जो मेरे मन ने कहा। पावनी गंगा जैसा आप अपना मन कर लो। अगर आप मेरे जवाब से सहमत हो जाएं तो आकाश भर तालियां दीजिएगा साहब। पावनी जमुना जैसा आप अपना मन कर लो, मन की दुर्भावना का कुछ तो अब दमन कर लो, मन की दुर्भावना का कुछ तो अब दमन कर लो। प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बाबा, प्यार की उम्र तुम्हारी निकल चुकी बाबा, जाके गंगा किनारे कुछ तो अब भजन कर लो, जाके गंगा। देखिए आपकी तालियां कमजोर थी, मैंने कहने की कोशिश की। एक बार मेरे हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जाके गंगा किनारे कुछ तो अब भजन कर लो। तुषा जी, हाँ जी। सुनेगा, आपसे कह रहा हूँ। जी जी और सुनाइए। आप भी देखना, बुढ़े का मामला है, सुनिएगा। जी, काम और नाम ऊंचा है तुम्हारा, काम और नाम ऊंचा है, इसलिए गर्व करती हो,
हास्य और व्यंग के रसदार व्यंजन सर्व करती हो। ओ हम तो आपके अपने हैं, ऐसी क्या तुषा कह दो। हम तो आपके अपने हैं, क्यों डिस्टर्ब करती हो। क्या बात ज़्यादा है डिस्टर्ब मत करो मुझे, सुनो। जी। हाँ, इसलिए कहता हूँ। दद्दू, आप तो खुद ही डिस्टर्ब हो रहे हो, मैं क्या डिस्टर्ब करूंगी। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ, मैं फिर आपके सम्मान में 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। देखिए साहब, आदमी ऊपर से कितना ही अटल बिहारी वाजपेयी दिखे, अंदर से एनडी तिवारी ही होता है। अब आप मफतलाल जी को देखिए, उन्होंने जैसे ही कहना शुरू करा वो वीडियो वाले के पास गए कि ये वाला जरूर रिकॉर्ड कर लियो। अब आप देखो कैसी मस्तियां हैं मफतलाल जी की। मैं कहती हूँ 4 पंक्तियां दद्दू को देखिएगा। दरअसल एक आदमी के सर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं। एक महिला माँ होती है, जब वो हाथ फेरती है तो हमारे अमित शर्मा जी जैसे बाल होते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो दद्दू जैसे बाल हो जाते हैं, जिसे ढक के रखना पड़ता है। और मुझे लगता है दद्दू ने तो जवानी में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि पूरे मोहल्ले की औरतों के हाथ फिरे हुए हैं। मैं 4 पंक्तियां, दद्दू ने मुझे पंक्तियां कही कि मुझे क्यों मैं आपका अपनाऊं ना जाने क्या क्या और क्यों डिस्टर्ब करती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को देखकर सुनिएगा। काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती, तो सुनते ही सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी पंक्ति सुनिएगा साहब, चेसिस इनकी देखिएगा। काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती, तो सुनते ही सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान। रोज रोज नए एक्सक्यूज हो जाते हैं। कोई कामिनी इनको जरा सी लिफ्ट दे तो, कोई कामिनी इनको जरा सी लिफ्ट दे तो बिना किसी खर्च के ये यूज हो जाते हैं। तालियां अगली पंक्ति पर बजाइएगा। बिना किसी खर्च के ये यूज हो जाते हैं। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, पत्नी के सामने ये फ्यूज हो जाते हैं। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई। चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया। तो शाह जी, हाँ जी, चलो बुढ़ापे को तुमने रंगीन बताया। ए दिलवर जानी, हम जैसे बूढ़ों का भी सम्मान बढ़ाया। ए दिलवर जानी। और सुन लो, प्यार मोहब्बत के वो किस्से, वो प्यार मोहब्बत के वो किस्से याद बहुत ही आते हैं, और गुजरे हुए जमाने के वो चेहरे बहुत सताते हैं। जब तालियां चाहूँगा आपकी, जब लिया आपका नाम रात भर सो नहीं पाया। ए दिलवर जानी। और सुन लो, कुछ भी कर लो, ये मन भर लो, जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। ओ चलो आपने देखो यहाँ पर मुझे बुलाया। ए दिलवर जानी। झूठी तेरी सारी बातें कुछ दिन के मेहमानी, ओ सुन ले जानी, तू है कुछ दिन का मेहमानी, ओ दिलबर जानी। खैर जी, आपने उनकी बात सुनी। मैं अपनी कविता पर आना चाहती हूँ। ये रोज़ हम पूरी रात कर सकते हैं, आपके आनंद की बातें हमने की। मैं 4 पंक्तियाँ उनके इन पंक्तियों के नाम देती हूँ। आपके परिवार की महिला यदि किसी के कहने के बाद कोई यथोचित पंक्तियां निवेदित करना चाहती है तो मैं दद्दू को कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कहीं ने नवाज देवबंदी जी ने
गरिमामयी पंक्तियां कही हैं और आपके घर की, ये तो हमारे दद्दू हैं, हास परिहास चल रहा था। लेकिन यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो मैं कहना चाहती हूं, सुनिएगा, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। यहाँ हमारे संत समाज के कुछ लोग भी बैठे हैं, उनके चरणों में अब उनको समर्पित करती हूँ नवाज देवबंती जी की पंक्तियाँ। उन्हें जोड़कर कहना चाहती हूँ, अपने आंगन की तुलसी का बिरवा अगर आपको पवित्रता महसूस हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा मफतलाल जी। ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को तो दे सकती हूं मैं आपका जवाब, दद्दू, देने को तो दे सकती हूं मैं आपका जवाब, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। ये मनोज जी कहते हैं कि अलबेला जी अपनी अलबेली को अब बुलाते होगे तो क्या करते हो? मैंने भैया मैं तो बाजार से पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया घंटी बजा दो तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ, और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, अलबेली आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। बोला बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। मैंने बुढ़िया बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों जी ये ऐसा लगे हो घंटी बजाई का? चलो छोटी सी घंटी बजाना चाहता हूँ, समय का भी वो है, सुनिएगा। मेरी शादी हुई 8 से 60 साल पहले। घर में जो आई उसका नाम था चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरनी, तो अलबेला की अलबेली हो गई। यहाँ से गीत शुरू हो रहा है और तालियों के साथ सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, सुनिएगा। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आँखों में आँख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जजवाती है, घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और मफसलाल जी भाई साहब सुन लो, अगर ऐसा होता हो तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनती आती। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और पुरानी यादी है, अरे और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। और साहब मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें,
बस यही प्रेम रस पियो, उसकी है एक सहेली। क्यों बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या? उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम अंतिम है साहब गीत का, और हमारा भी अंतिम है, लेकिन इस अंतिम को सुनेंगे आपको आनंद आएगा। खेल रहे हम दोनों, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। उसकी बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उससे एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है। 7 जन्म के सातों वचन निभाती है। अब तालियों के साथ एक बार, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अरे और जाती है, अरे और घूम जाती है, घंटी सुनती दौड़ी। तुषा जी जब खड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि आंगन में तुलसी खड़ी है। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं, वो जब आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे आंगन में अंडुआ आ गया है। अद्भुत कवि साहब, दिल्ली शहर का कवि है, बहुत होशियार, कई सारी भाषाएं जानता है। अगले का नाम मोहल्ले में तो घर वाले मोहल्ले में पप्पू तूफानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इतना तूफानी काम करता है। एक दिन मेरे घर आया, दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा खोला तो पप्पू तुरंत बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी राम राम। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, 2 मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। मैंने कहा यार ये तो कुछ ढंग का बोल रहा है। बोले अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। हमने कहा जी सुना। उसने सुनाना शुरू किया। अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। अपनी समझ में एक लाइन नहीं आई, लेकिन मैंने कहा यार पप्पू तू तो उर्दू सीख गया, ऐसा कर यही 2 लाइन मुझे रटा दे। मैं वहाँ वृंदावन के कवि सम्मेलन में जाऊँगा, अलवेला जी बैठे होंगे, उनको कविता सुनाऊंगा, उन पर इम्प्रेशन जमाऊंगा कि मुझे भी कई सारी भाषाएं आती हैं। साहब इसने मुझे सिखा दी। मैंने 3 दिन तक रट्टा मारा। अभी ये होटल में रुके थे, मैं पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अलवेला जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अलवेला जी बोले कि वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अल्लाह ताला ने करम फरमाया है, 2 मिसरे हुए हैं, मुमकिन हो तो इरशाद फरमाए। अलवेला जी बोले जी इरशाद। मैंने सुनाना शुरू किया। अगरचे जिंदगी का असल मकसद प्यार होता है, दिले नादान फिर क्यों दर्द से शर्मसार होता है। इतना सुनते ही अलवेला जी ने ऐसे चश्मा उतारा, बोले इधर आ, पप्पू तूफानी कब मिला था। मैंने कहा क्यों। बोले बेवकूफ यही 2 लाइन तो उसे 15 दिन पहले रटाई थी। तो साहब अपना चक्कर ये है, देखो इस तरह काम चलने वाला नहीं है। समझ में आ जाए तो तालियां वालियां बजा दो। मैं जानता हूं कि ब्रज का आदमी बहुत होशियार होता है, बहुत इतना होशियार होता है कि चलते फिरते सारा काम निकाल लेता है। सुबह में आया गाड़ी में तो इतनी सारी चेकिंग, पुलिस वाले किसी को निकलने न दें, 4 किलोमीटर रोक लिया। हमने कहा भैया वहाँ कवि सम्मेलन में जाना है। बोले नहीं साहब सारे पास कैंसिल हैं, जाने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा कुछ ले दे के मामला निपटा लो। तो वो मुस्कुरा के बोला, बोले कि ला 500। तो साहब 500 का नोट दिया।
मैंने कहा लेकिन पुलिस वाले भैया एक बात बताओ, अभी मैं आगे जाऊंगा नाके पर तो दूसरा मिल जाएगा, वो भी झटक लेगा। बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू उससे बोल देना पेप्सी। मैंने साहब रट लिया। अगले चौराहे पर आया, पुलिस वाले खड़े थे, उसने रोका, मैंने कहा पेप्सी, उसने कहा निकल ले। अगले चौराहे पर फिर गया, कोड वर्ड। अगले चौराहे पर फिर गया, दरोगा जी ने डंडा खटखटाया, मैंने कहा पेप्सी, बोला निकल ले। साहब दोपहर तक ये कोड चला, अभी शाम को फिर निकले। तो मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि जैसे ही जाऊंगा सीधा मंच तक गाड़ी पहुंचेगी। नाके पर आया, उसने डंडा खटखटाया, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कवि सम्मेलन करने। उसने कहा नहीं गाड़ी तो नहीं जाएगी। मैंने कहा पेप्सी। उसने एक कान के नीचे मारा, बोले बेटा अब पेप्सी नहीं है, अब तो हलवा हो गया है। तो साहब अद्भुत काम है। लेकिन मैं ऐसे लाफ्टर के कवि को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं जो अपनी हास्य कविताओं से बहुत देर तक आपको हंसाने वाला है। भाई विनोद पाल दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करें। सबसे पहले मफतलाल अग्रवाल जी का धन्यवाद करूंगा मुझे इस कार्यक्रम में मौका देने के लिए। मैं बता रहा था मफतलाल अग्रवाल जी के बारे में। राजस्थान में कई गांव पड़ते हैं, लेकिन एक गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो न जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। अच्छा, तो मुझे यकीन नहीं हुआ मनोज भैया, क्या बात है। मैं अमित भाई के साथ उस गांव में गया, मैंने कुएं में झुक के आवाज लगाई विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। अमित शर्मा ने अपना नाम लिया अमित शर्मा, तो कुएं में से आवाज आई अमित शर्मा। मैंने बोला यार अच्छे अच्छे कवियों को मौका देने वाले मफतलाल अग्रवाल जी का नाम लेके देखते हैं कुआं क्या जवाब देता है। तो मैंने नाम लिया मफतलाल अग्रवाल जी, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन होगी यार, ये तो बहुत अच्छे काम करते हैं। मैंने दोबारा नाम लिया, वही जो कवि सम्मेलन करवाते सबरस नाइट, वो मफतलाल अग्रवाल जी, तो फिर कोई आवाज नहीं आई। बगल में कुटिया थी, कुटिया के बाहर एक बाबा बैठे थे। मैं बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। अमित शर्मा ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई अमित शर्मा। जब मैंने मफतलाल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, अमित शर्मा का जवाब हो सकता है, मफतलाल अग्रवाल जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति। क्या बात है भाई साहब, आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया, तो मेरा लिफाफा तो इन सबसे अलग बनवा देना। बढ़ गया। बस बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं आप। मैं देख रहा हूं आप लोगों ने इस संस्कृति को जिंदा रखा हुआ है साहब। मैं जुड़ने की कोशिश करता रहूंगा आप लोगों से। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जो पहली बार सुन रहे हो। आपको बस कुछ भी नहीं करना, जहां पे मैं ये हाथ उठा दूं आपको बस तालियां बजानी है। मैं जम जाऊंगा, मेरी पेमेंट मिल जाएगी। बाकी इन कवियों पे देख लेना, जिस पे अच्छा लगे बजा देना। मैं जुड़ना चाहता हूं सब आपसे। तो भाई साहब आपके लिए, मफतलाल जी आपके लिए। अच्छा मैं बतला दूं, सबरस भाई का मेरे पास फोन आया। अच्छा यहां मफतलाल अग्रवाल जी हैं अमित भाई बात सुनना, यहां पे तो मफतलाल अग्रवाल जी हैं। सबरस भाई का फोन आया मेरे पास। सबरस भाई ने बोला हाँ विनोद मुफ्त का कार्यक्रम करेगा? मैंने बोला भैया होली के सीजन में भी मुफ्त का कार्यक्रम करवाओगे क्या? कह रहे नहीं तू समझा नहीं। मैं कहा क्या? कह रहे मुफ्त का कार्यक्रम है, बड़ा मंच मिलेगा। मैं कहा भैया बिना पैसे के मैं नहीं आऊंगा। कह रहे मुफ्तलाल अग्रवाल जी के बारे में कह रहा हूं। बहुत अच्छे इंसान मैं बतलाऊं, मैं जुड़ना चाहता हूं आपसे। तो भाई साहब आपके लिए स्वागत है। ये जो भाई साहब बैठे भाई साहब आपके लिए, ये जो भाई साहब पीछे बैठे भाई साहब आपके लिए, ये जो भाई साहब बैठे हुए भाई साहब आपके लिए, ये जो दो बहनें आपस में बात कर रही हैं कि ये कब कवि सम्मेलन खत्म होगा और हम घर जाके रोटियां खाएंगी, बहन जी आपके लिए। वो जो पीछे बाबूजी सर पे सफेद साफा पहन के बैठे बाबूजी आपके लिए। और वो जो मेरी बहन वहां बैठी हुई है और बगल में कह रही है बस जल्दी से इनका खत्म हो तो निकले यहां से, बहन जी आपके लिए। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और चौथी पंक्ति पे उठा देना भाई साहब कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं।
और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह छू के आए हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बतला दूं भाई साहब, देखो वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोली ओहो, तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। भाई एक बार तालियां। वाह विनोद भाई, वाह भाई, क्या बात है। तो दिक्कत यही है, मैं बतला रहा हूं। अब इस भाई को देख लो, मेहनत मैं कर रहा हूं और फोटो औरों की खींच रहा। यही हो रहा, मैं सच बतला रहा हूं। कैमरामैन की जिंदगी क्या है मैं बतला दूं आपको। जो लोग बचपन में दूसरों के घरों में ताक झांक करते हैं, बड़े होके वही कैमरामैन बनते हैं। और अब कह के 2 फोटो खींच भी दी तो पोस्ट तो तूने बनवाया नहीं, ले खींच। हाँ, मैं जुड़ना चाहता हूं भाई साहब। मेरा एक दोस्त मुफतलाल जी, आपको बतला रहा हूं मैं, मेरा एक दोस्त, उसे बहुत ज्यादा झूठ बोलने की बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। मैं उसे लेके अपनी ससुराल में गया। ससुराल में जाती बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपना फर्ज निभाया। करा पास जाके देखा तो 80 फुट का था। मैंने फिर अपना फर्ज निभाया। करा घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा, 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई देख, अब यो फीते से नप लिया है, अब कम नहीं हो सकता, अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, देखिए ये बहन जी देखियो, हर चीज सुना ली, ताली बजाने का नाम नहीं। मैं एक मंच पे गया भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, मैंने मुक्तक सुनाया, मैंने छंद सुनाया, मैंने गीत तक सुना दिया, पर महिला ताली बजा के ना दे। मैं आखिर में गया, मैंने कहा बहन जी कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने हर विधा में कह लिया, पर अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिले। तो ऐसे भी हालात हैं हमारे देश में। हम इन्हीं से ही जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिएगा हम कहां जाके विधिवत में पड़ जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपसे जोड़ना चाहता हूं साहब, पहले 4 पंक्ति से जुड़िएगा। आज के दौर में भी अगर ये 4 पंक्तियां मैं इस मंच से रख रहा हूं, तो आप लोगों का विश्वास 4थी पंक्ति में खुद दिखाई देगा। अमित भैया सुनना 4थी पंक्ति, सुनिएगा भैया, मनोज भैया सुनिएगा। और अब मुझे उठाने का सारा भार ये 4 पंक्तियां करेंगी साहब, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। भैया पंक्ति सुनना, कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। वो जो ठुक ठुक नहीं करता उसका एक ही वार बहुत अच्छा है। और वो जो मेरे देश के सैनिकों का सर झुकने ही नहीं देता। भाई कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा है। भाई कुछ भी कहो मेरा चौकीदार बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कोविड का भी विरोध किया कि उनका विरोध किस चीज को लेकर, क्या भ्रम फैला हुआ है। अगर आप तक बात पहुंचे तो आगे तक बात पहुंचाइएगा, क्या भ्रम है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वैक्सीन का, उनकी पंक्ति सुनिएगा कि ना हम चैन से जी पाएंगे ना हम चैन से सो पाएंगे। विरोधी कह रहे साहब, ना हम चैन से जी पाएंगे ना हम चैन से सो पाएंगे, भगवा ही भगवा दिखेगा, ना हंस पाएंगे ना रो पाएंगे। और बस एक यही कारण है वैक्सीन ना लगवाने का। अहमद कह रहा था कि फिर बच्चे नहीं हो पाएंगे। मैं बतला रहा हूं आपको, और मैं 4 पंक्तियां और देता हूं कि मुझको तो मसला ही अलग नजर आ रहा है। सच कहूं मन थोड़ा घबरा रहा है। और कल एक वैक्सीन लगी थी मेरे पड़ोसी को, सुबह से ही मोदी जिंदाबाद चिल्ला रहा है। मेरा साला जो है वो हकला, एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है।
जैसे ही साला कमरे में आया और मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला कि मैंने कही है गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख, बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले और तू सब्जी लेके आ। वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही मिल गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। वो कुंभ का सिपाही नहीं था, वो भरतपुर जिले का था। और यदि भरतपुर का कोई सिपाही बैठा हो तो फिर वहां का भी नहीं था। फिर वो जयपुर का था, और जयपुर का बैठा हो तो फिर वो हिंदुस्तान का था और कहीं का नहीं था। अब वो सिपाही भी हकला। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला मेरी नकल कर रहा है, नकल। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल। मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा। दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने कहा तू रेलवे में अनाउंसमेंट करेगा? तू कर लेगा? कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोले पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ रे? गई। मैंने कहाँ गई? ढूंढ रहा पहुंच गई। देखो अंत में मनोज जी का एक गीत सुने हम लोग। तुम तो बार बार चले आओ। 800 रुपये देगा अगला इसी चक्कर में, रेल के हकलाने के चक्कर में। मुझे तो ऐसा लगता है रात को ये भी हकलाएंगे आज पूरी रात। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अंत में मैं मनोज जी को बुलाऊंगा। एक बात ध्यान दिला दूं, आज की शिक्षा कैसी हो गई है। मुरसान का एक मास्टर, हमारे मुरसान के केपी अग्रवाल बैठे हुए हैं, मुरसान से भी बहुत लोग आए। वो एक मास्टर आया, सबरत जी छोटे प्राइमरी बच्चों को आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, पुस्तक फ्री और वजीफा मिलता है, फिर भी छोटे बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? मैंने कहा तू अच्छी तरह नहीं पढ़ाता होगा। बोले तुम चलो देखो। मैं गया, छोटे छोटे बच्चे बैठे, वो बिना मात्रा के बिना डंडा के बच्चों को पढ़ा रहा है। चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखता है घर पर चलो। सब चले गए। ओ मैंने कहा तू पढ़ाई ऐसे रहा है, घर पर चल। तो घर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? बोला प्राइमरी में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, घर पर चल। तो नहीं चेक मुझे दे चौक। मैंने चौक लिया, ब्लैक बोर्ड पर मैंने बच्चों से लिखा आम खा। एक बच्चा बोला पहले ला। आज मैं इतना बड़ा हो गया, मैं कवि सम्मेलनों से देर से लौटता हूं और रात को सुबह जल्दी देर तक सोता हूं तो पत्नी मुझे ऐसे जगाती है जैसे प्राइमरी का अध्यापक जगा रहा हो। कैसे जगाएगी मुझे? मैं सो रहा हूं तब। सब रस उठो अब मत सो, नल पर चल भर कर जल बर्तन धो।
अब मत सो। और देखो ये मनोज बहुत बड़े संचालक हैं देश के, इनका यूट्यूब चैनल देखा होगा जिसके 10 MB सब्सक्राइब हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। उनकी कविता है एक राजू वाली बिटिया की, वो कविता अवश्य सुनना। उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न। और ममता लाल जी को धन्यवाद। मनोज जी आए, तुम्हारे बारे में कुछ कहना ही बेकार है, सीधा छोड़ रहा हूँ मंच पे, आ जाओ।